नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मार्क्सवाद है क्या और मार्क्सवादी चिंतन के रूप क्या क्या है। विशेषकर कला और साहित्य के संदर्भ में मार्क्सवाद किन किन चीजों की बात करता है, कौन कौन से विचारों को लेकर चलता है, ये पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ इस तरफ जो आई बटन है उसमें मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने कम से कम एक साथी को तो जरूर शेयर करें। ठीक, सभी को लाल सलाम। फिर से स्टार्ट करते हैं कि नए टॉपिक को कि मार्क्सवाद और साहित्य के बीच में क्या संबंध है, मतलब साहित्य में मार्क्सवादी दृष्टिकोण कैसे हैं, क्या है, ये सब टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी कि मार्क्सवाद साहित्य में मानवतावादी दृष्टिकोण देखता है। मार्क्सवाद जो है साहित्य को मानव का हितकारी मानता है। कला और साहित्य को मार्क्स ये मानते हैं कि वो मनुष्य के हितकारी है, वो उसका भला देखते हैं हमेशा। इसका मतलब ये हुआ कि साहित्य कैसा होना चाहिए मार्क्सवाद की नज़र में, लोक मंगलवादी होना चाहिए। जैसा कि तुलसीदास का साहित्य है लोक मंगल की भावना का, वैसा ही होना चाहिए, वो सबके कल्याण की बात करने वाला होना चाहिए। ये लोक मंगल जो है समाज में कब स्थापित होगा, जब समाज में आर्थिक संतुलन होगा, और ये आर्थिक संतुलन जब नहीं होगा तो समाज में वर्ग संघर्ष होगा। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वर्ग संघर्ष की स्थितियां कैसे उत्पन्न होती समाज में। जब समाज का आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है तो समाज में दो वर्ग बन जाते हैं, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि लोक मंगल समाज में आर्थिक संतुलन की मांग करता है, और मार्क्स की नजर में चाहे वो राज्य हो, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे सामंतवाद हो, इन सब के साथ साथ धर्म भी क्या करता है, मनुष्य का शोषण करता है। किसी न किसी स्तर पर राज्य, पूंजीवाद, सामंतवाद और धर्म, ये सब मनुष्य का शोषण करने के लिए ही बनाए गए चीजें हैं। इसलिए क्रांतिकारी वर्ग जो साहित्य का उपयोग क्रांति की अवधारणा के लिए करते हैं और उसे प्रगति का साधन बनाते हैं। क्रांतिकारी वर्ग के लोग इस साहित्य का उपयोग क्रांति की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए करते हैं, और क्रांति के माध्यम से वो मनुष्य मात्र की प्रगति करते हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हर एक चीज का उपभोग बराबर तरीके से करे, ये मार्क्स स्थापित करना चाहते हैं। वर्ग संघर्ष को बढ़ाकर वर्ग की स्थिति है, समाज में जो बंटवारे की स्थिति है, उसको समाप्त करना चाहते हैं, और इसमें सबसे अच्छा साधन मानते हैं क्रांतिकारियों के लिए वो है साहित्य, क्योंकि उसी से क्रांति की धारणा स्पष्ट होगी। क्रांति क्यों हो रही है ये स्पष्ट कौन करेगा, साहित्य करेगा, जैसे मैक्सिम गोर्की का उपन्यास मां करता है। ठीक, दूसरा इसका दर्शन है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। उपयोगितावादी दृष्टिकोण का मतलब है मार्क्सवादियों की विचारधारा में पशु पक्षी इत्यादि जो होते हैं वो सिर्फ अपने बच्चों के पालन पर ही विचार करते हैं। वो समाज के बारे में या उनके जैसे और लोग किस तरीके से रह रहे हैं, ऐसा क्यों रह रहे हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए, इस बारे में विचार नहीं करते। लेकिन मनुष्य जो है इन सब से भिन्न है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जाति, यहाँ जाति का मतलब कोई पर्टिकुलर वो वाली जाति नहीं जिसके बारे में हम सोचते हैं, मनुष्य जाति। मनुष्य जो है पशु पक्षियों से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसके पास बुद्धि है, बुद्धि के बल पर ही वो जाति की भलाई के बारे में सोचता है और मनुष्यों की भलाई के बारे में सोचता है। मनुष्य उत्पादन दूसरों के हितार्थ करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याण के लिए उत्पादन नहीं करते हैं, वो पूरे समाज के हित के लिए उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ वो उत्पादन करता है, लेकिन उत्पादन के साथ ही साथ पशु पक्षियों से भिन्न उसमें एक दृष्टि होती है सौंदर्य प्रेम की। जो अच्छा है वो उससे प्रेम करेगा, अतः अपने सौंदर्य प्रेम को वो अपने उत्पादन से जोड़ देता है। वो जो कुछ भी बना रहा है उसमें वो एक ऐसी दृष्टि भर देगा जो क्या करेगी,
उसके भीतरी सौंदर्य प्रेम को प्रकट करेगी। इसका मतलब वो क्या करेगा, समाज के विकास के लिए उत्पादन करेगा, वो भी कैसा, अच्छा, वो भी कैसा जो लोगों को भी अच्छा लगे। और इसी कारण से उनके दृष्टिकोण को उपयोगितावादी दृष्टिकोण माना गया है। बात समझ में आई? मनुष्य जो है पशु पक्षियों से भिन्न कुछ उपयोगी चीजों की निर्माण की सोच रखता है, और ये निर्माण वो सिर्फ अपने लिए नहीं करता है बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए करता है। और ये निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें मनुष्य की एक सौंदर्य प्रेम की वृत्ति है, उसको वो क्या कर देता है, इन्वॉल्व कर देता है। इसका मतलब वो अब जो निर्माण करेगा वो कैसा करेगा, सुंदर करेगा, अच्छा सृजन करेगा, वो एक ऐसा निर्माण करेगा जिसमें जो सभी को अच्छा लगे, जिसमें सभी के हितार्थ की बात हो। और यही दृष्टिकोण मार्क्स का या मार्क्सवादियों का उपयोगितावादी दृष्टिकोण कहलाता है। तीसरा है कि साहित्य सामाजिक चेतना का प्रतिफल है। ठीक है, वो ये नहीं मानते कि कोई आदमी जानबूझकर लिखता है। मार्क्सवादी साहित्य को सहज ज्ञान नहीं मानते हैं और न ही अनुभूति परक मानते हैं, बल्कि वो वैचारिकता का फल मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति होगा, कोई सामान्य व्यक्ति होगा, वो समाज के विकास को सोचेगा या समाज के बारे में ही सोचेगा, कुछ भी अच्छा, उसी के दौरान साहित्य की सृजना होती है। जब व्यक्ति समाज के अच्छे के बारे में विचार करेगा तो ऑटोमेटिकली अच्छा साहित्य होगा। और अगर कोई व्यक्ति बैठ करके कि मुझे तो कविता लिखनी है, मुझे उपन्यास लिखना है, चाहे उससे समाज का भला हो ना हो, मुझे अपनी बात कहनी है सिर्फ, कि ना मैं इस तरीके की अनुभूति करता हूं, वो साहित्य मार्क्स की नज़र में या मार्क्सवाद की नज़र में बेकार है, घटिया है। साहित्य वो अच्छा है मार्क्स की नज़र में जो सामाजिक चेतना से लिखा गया हो और समाज के विकास की बात करता हो। तो मार्क्सवादियों के अनुसार साहित्य का सृजन अचेतन मन में नहीं होता है, बल्कि साहित्यकार बिल्कुल जागरूक होकर समाज के विकास को ध्यान में रखते हुए लिखता है। साहित्यकार की यह जागरूकता सामाजिक चेतना पर आधारित होती है। वो कितना जानता है समाज को, वो लोगों को कितना जानता है, वो मनुष्य को कितना अच्छे तरीके से समझ सकता है, ये समझने के बाद वो तय करता है कि अब हमें या हमारे समाज को किस दिशा में विकास करना चाहिए। वो जब ये विचार करता है तब ऑटोमेटिकली साहित्य का सृजन होता है। कोई चीज उसके अंदर से स्वतः स्फूर्त होकर के साहित्य का सृजन करवाती है। इसका मतलब क्या हो गया, मार्क्स की नज़र में मूल्यवान साहित्य वो है जो सामाजिक चेतना और बौद्धिक चेतना, क्योंकि देखिए बुद्धि तो जरूरी है, कोई व्यक्ति तभी समाज के बारे में सोच सकेगा, तभी इंडिविजुअल होकर के पूरे के पूरे बड़े समाज को अच्छे तरीके से विचार कर सकेगा जिसमें बुद्धि का तत्व होगा। कोई सन के आदमी समाज के विकास की बात कैसे सोच सकता है? अगर सोचता भी है तो वो एकागी सोचेगा। ये बात भी ध्यान रखिए, मार्क्स की नज़र में अच्छा विचारक वो है जो एकागी नहीं होकर के पूरे समाज के बारे में विचार करता है। और यही साहित्य जो सामाजिक चेतना और बौद्धिक चेतना से युक्त होता है मूल्यवान साहित्य कहलाता है मार्क्सवाद के नज़रिए से। मार्क्सी मानते हैं कि धर्म चिंतन व व्यक्तिक संवेदनाओं पर आधारित साहित्य अल्पकालिक होता है। मार्क्स का और मार्क्सवाद का ये मानना है कि धार्मिक चिंतन का और व्यक्तिक संवेदनाओं का, धार्मिक चिंतन का मतलब कि ऐसे एक भगवान हुए, उन्होंने ये किया वो किया, भगवान सब कुछ भला करेगा, आप बैठे रहिए कुछ मत कीजिए, ऐसा साहित्य मार्क्स की नज़र में अल्पकालिक साहित्य है। वो कुछ समय के लिए जरूर प्रसिद्धि पा सकता है लेकिन लंबे समय तक चलने वाला वो साहित्य नहीं होगा। दूसरा, व्यक्तिक संवेदनाओं को भी अगर कोई व्यक्ति प्रकट कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी अनुभूति है। अब बताइए, कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं किसी चीज के बारे में मुझे कोई अनुभूति होती है कि हाँ ये चीज ऐसी है और मुझे ऐसे फील होता है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही विचार करके अगर कोई किताब लिखूंगा तो क्या वो किताब आपके लिए उपयोगी होगी?
क्या वो किताब आपका विकास कर सकती? कतई नहीं करेगी। वो किताब कुछ देर के लिए जरूर आपका मनोरंजन कर सकती है, वो किताब कुछ समय के लिए हो सकता है आपका मन मोह ले, लेकिन वो किताब सार्वकालिक नहीं होगी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्रेमचंद ने लिखा गबन और एक लिखा गोदान, दोनों ही किताबों में रात दिन का अंतर है कि नहीं? एक ऐसी चीज थी जिसमें किसी पर्सन की कुछ चीजें समझाई गई, और एक वो चीज थी जो खौरी के माध्यम से पूरे के पूरे किसान वर्ग को लेकर के चलती है, पूरे के पूरे सर्वहारा वर्ग को लेकर चलती है। तो मार्क्स की नज़र में ऐसा साहित्य मूल्यवान साहित्य है। धर्म चिंतन पर या सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स को अगर कोई लिख रहा है तो वो साहित्य अल्पकालिक होगा। कुल मिला के बात यह है कि साहित्य सामाजिक चेतना के फलस्वरूप निर्मित होता है, न कि व्यक्तिगत चेतना के फलस्वरूप। चौथा पॉइंट है, साहित्य जो होता है वो सर्वहारा का हितैषी होता है। मार्क्स के अनुसार जो साहित्य वर्ग संघर्ष को बढ़ाएगा, पीछे हमने जब वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ा था तब ये बात क्लियर हो गई थी वहीं पर भी, कि जो साहित्य वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है वही असल में समाज का हितैषी होता है। वर्ग संघर्ष को बढ़ाने का मतलब कि जो गरीब आदमी हैं उनको उनके पक्ष को रखेगा कि हाँ तुम्हारे साथ ये अन्याय हुआ है, तुम्हें आवाज उठानी चाहिए इस एक शासक के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति जो तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहा है। अब ये इस तरीके का साहित्य क्या करेगा, इन सब को प्रेरित करेगा, और ये सब प्रेरित होकर क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस एक व्यक्ति की सत्ता जो है वो खत्म हो जाएगी और समाज में समता की भावना, साम्यवाद की स्थिति प्रकट होगी। और यही साहित्य जो होता है ना, जो समाज हितैषी होता है, वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है, लोगों के अन्याय को उजागर करता है, यही साहित्य साम्यवाद की स्थापना करता है, समाज में समानता की स्थापना करता है, जो कि मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य है। मार्क्स अंतिम रूप से समाज में साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं। उत्पादन के, निर्माण के हर साधन पर हर व्यक्ति का अधिकार करवाना चाहता है। मार्क्सवाद यही चाहता है कि वर्ग संघर्ष सर्वहारा को इतनी शक्ति दे कि वो पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दे। इसलिए मार्क्सवाद में सर्वहारा वर्ग का हित सबसे ऊपर रखा गया है। बात समझ में आई? जो गरीब है उनका हित सबसे ऊपर रखा गया है, जिनके साथ शोषण हो रहा है उनका हित सबसे ऊपर मार्क्स की नज़र में है, क्योंकि इसी से तो समाज में एक रास्ता आएगी, सारे लोग एक समान होंगे, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई पूंजीपति नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कुछ भी नहीं, सारे लोग एक समान होंगे। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा। इस तरीके की स्थापना मार्क्सवाद करना चाहता है साम्यवाद के माध्यम से। पांचवा पॉइंट है समाजवादी यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है वास्तव, जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, यथार्थ है। जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है वो है कल्पना लोक। हालांकि मार्क्सवादी यथार्थवाद के पक्षधर है, लेकिन कैसा यथार्थवाद? समाजवादी यथार्थवाद। वो विकृत यथार्थवाद को नहीं स्वीकार करते। विकृत यथार्थवाद का मतलब हो गया कि कोई लेखक जैसे यथार्थ की स्थितियों का वर्णन किसी रचना में करता है और वो भूखमरी, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, गंदगी दिखाता है, बेकार से बेकार समाज की बात को दिखाता है और उस बेकार बात को भी और ज्यादा बुरा बनाकर दिखाता है। ये कैसा यथार्थवाद है? ये है विकृत यथार्थवाद। और समाजवादी यथार्थवाद यानी कि वास्तविकताओं का चित्रण कर रहा है व्यक्ति, लेकिन वास्तविकताओं का चित्रण करते करते वो क्या करे, समाज को, मनुष्य को विकास के नए नए सोपानों की तरफ प्रेरित करे या प्रेरित करने वाली शक्तियों का चित्रण करे। ऐसा साहित्य जो होगा वो उपयोगितावादी होगा। बात समझ में आई? वो विकृत यथार्थवाद को स्वीकार नहीं करते हैं मार्क्सवादी, बल्कि उनकी दृष्टि उपयोगितावादिता पर ज्यादा है। वो ये मानते हैं कि समाज अच्छा है, बुरा है, बेकार है, घटिया है, जैसा भी है,
बस उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए। मतलब मार्क्सवाद का यथार्थवाद मानव जीवन के विकास व उसके लिए प्रेरित करने वाली शक्तियों का यथावत चित्रण है। इन स्थितियों से बाहर कैसे आया जाए। ये स्थितियां इतनी बुरी भी नहीं है, ये स्थितियां हमने ही बनाई है, ये स्थितियां अज्ञानतावश बनी है, ये अवैज्ञानिकता की निशानी है कि स्थितियां ऐसी बन गई है। बस इनसे बाहर कैसे आया जाए, इनसे निपटा कैसे जाए, ये यथार्थवाद है मार्क्सवादियों का। उनके अनुसार यथार्थवादी रचनाकार पूरे उत्तरदायित्व के साथ भविष्य में होने वाले विकास की ओर भी संकेत करे। वो सिर्फ और सिर्फ ये नंगा यथार्थ नहीं रखे, ये बेकार और विकृत यथार्थ नहीं रखे, बल्कि इस यथार्थ से आगे कैसे बढ़ा जाए। हमारा वर्तमान बुरा है, लेकिन भविष्य को कैसे अच्छा बनाया जाए, ये मार्क्सवादियों का यथार्थवादी चिंतन है। इस प्रकार मार्क्सवादी न तो अति यथार्थ का यानी कि नग्न चित्रण को समर्थन देते हैं और न ही कोरे आदर्शवाद को मानते हैं। उनकी नज़र में ये भी नहीं है कि समाज बुरा है लेकिन हम ये मान लें कि हाँ ठीक है ये अच्छा है हमारे लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोरा आदर्शवाद भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल अति यथार्थ भी नहीं होना चाहिए। समाज जितना बुरा है मार्क्स कहते हैं उसको उतना बुरा चित्रित मत करो, और करो भी तो उससे बाहर निकलने के उपाय भी साथ में बताओ। ये है मार्क्सवाद का समाजवादी यथार्थवाद। मतलब समाज के विकास को जरूर ध्यान में रखना है जिस समय आप यथार्थ का चित्रण करें। ठीक, अब देखिए मार्क्सवाद की कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज, धर्म, ईश्वर और परलोक का इन्होंने विरोध किया है सदैव। मार्क्सवादियों ने प्रकृति को ही महत्वपूर्ण माना है। वो मानते हैं मनुष्य में जो पंच तत्व है वो पंच तत्व प्रकृति के ही है, इसलिए ईश्वर जैसी कोई सत्ता है ही नहीं, सर्वोपरि सत्ता है प्रकृति। दूसरी चीज, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार किया है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, और जब वर्ग संघर्ष बढ़ेगा तो होगी क्रांति, और क्रांति होगी तो समाज में साम्यवाद की स्थापना होगी। यही मार्क्सवादियों का अंतिम लक्ष्य भी है। बात समझ में आई? तीसरा है शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति की भावना। जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो लगातार शोषण सहन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मार्क्सवाद सहानुभूति की विचारधारा रखता है, उनके प्रति सहानुभूति का विचार प्रकट करता है। चौथी चीज, नारी का यथार्थ चित्रण किया है, वास्तविक चित्रण किया है। जैसी उसकी स्थिति है समाज में वैसे ही चित्रण को वो स्वीकार करते हैं। तो ये कुछ 4 प्रमुख मान्यताएं हैं जो मार्क्सवादी साहित्य में हमें स्पष्ट नजर आती हैं, और ये सारी की सारी विशेषताएं बाद में हिंदी कवियों ने भी अपनाई है कुछ समय के लिए। अब देखिए एक नए चैप्टर की शुरुआत यहीं से कर देते हैं, लेकिन ये चैप्टर पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव रहा? हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद आपको पता है छायावाद का समय है 1918 से लेकर 1936 तक का, और छायावाद के ही कवि जयशंकर प्रसाद की तो मृत्यु हो जाती है छायावाद की समाप्ति के साथ ही, लेकिन निराला और पंत, इन दोनों लोगों ने क्या किया, छायावाद के बाद प्रगतिशील या प्रगतिवादी विचारधारा को अपना लिया, और पंत तो युगांत नामक रचना करके छायावाद का अंत भी कर देते हैं। छायावाद के पश्चात प्रगतिशील या प्रगतिवादी चेतना का विकास हुआ। पश्चिम के देशों का प्रभाव भारतीय साहित्य पर भी पड़ा, और छायावाद के अंत तक स्वयं छायावादी कवियों ने भी प्रगतिवाद को अपना लिया। पंत ने परिवर्तन जैसी कविता लिखी, और ताजमहल पर व्यंग करते हुए ताज जैसी कविता लिखी। ये सब प्रगतिवादी रचनाएं हैं। निराला ने वह तोड़ती पत्थर लिखा, वह तोड़ती पत्थर जैसी कविता लिखी निराला ने। और भी कई सारी रचनाएं हैं जैसे भिक्षुक। तो ये सारी प्रगतिवाद से प्रेरित रचनाएं हैं।
तो छायावादी कवियों ने भी क्या कर लिया, प्रगतिवाद को अपना लिया। 1935 ईस्वी में भारत में भी साम्यवादी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इसी समय पेरिस में 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसकी एक शाखा 1936 में 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद, इनके प्रयासों से 1936 ईस्वी में 1936 में भारत में भी इसकी एक शाखा की स्थापना हुई और इन्होंने पहला ही अधिवेशन करवाया लखनऊ में। लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने। तो इस तरीके से भारत में मार्क्सवादी प्रभाव का साहित्य यहां से लिखना शुरू माना जाता है। ठीक, तो ये था मार्क्सवाद और साहित्य का संबंध। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विशेषकर सिर्फ हिंदी साहित्य पर मार्क्सवादी विचारों का क्या प्रभाव पड़ा। अभी तो हमने बाह्य तौर पर समझा कि साहित्य पर क्या क्या प्रभाव पड़े। अब कौन कौन से रचनाकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और उन्होंने क्या क्या लिखा, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, और नए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। कब? जब आप सब्सक्राइब के पास जो बेल का आइकन बना हुआ है, घंटी का आइकन बना हुआ है, उसको प्रेस कर देंगे तब। ठीक, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, नमस्कार।